मैंने अब तक आपको दो किस्से सुनाए। 1974 का, जिससे दलित राजनीति को कैसे दिशा मिली, उस किस्से से आपकी समझ में आया होगा। 1984 का, अमिताभ बच्चन के चुनाव का। कुछ लोगों ने मुझसे जिज्ञासा प्रकट की कि भाई, चुनाव तो इस समय उत्तर प्रदेश में हो रहा है विधानसभा का, और आप लोकसभा का किस्सा सुना रहे हैं। दोस्तों, चुनाव होता है। हर चुनाव की लोकतंत्र में एक अपनी अहमियत होती है। इसलिए वो किस्सा ज़रूरी था कि कैसे एक विधानसभा के चुनाव के जरिए मैंने आपको दलितों का एक किस्सा सुनाया, एक लोकसभा के चुनाव के जरिए मैंने एक ऐसे आदमी का किस्सा सुनाया, एक ऐसे शख्स का किस्सा आपको सुनाया जो कि सुपरस्टार था और राजनीति में आया, पर राजनीति से उदास होकर चला गया। अमिताभ बच्चन को आप कभी एमपी के तौर पर याद नहीं करेंगे। आप जब भी उन्हें याद करेंगे, हमेशा एक अभिनेता के तौर पर याद करेंगे। उसमें वो वाकई स्टार ऑफ द मिलेनियम बनने की हैसियत के आदमी हैं। अब मैं आपको एक ऐसे अभिनेता का किस्सा सुनाता हूँ कि जिसका जब उदय हुआ 1970 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में, तो लोगों ने कहा, अरे अब तो एक ऐसा स्टार आ गया जो अमिताभ बच्चन की छुट्टी कर देगा। ये जो जुमला था लोगों का, ये उस हमारा जो आज का जो कहानी का विषय है स्टार, उनके खिलाफ चला गया। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी टैलेंट से न केवल फिल्मी दुनिया में बल्कि सियासी दुनिया में भी अपनी जगह बनाई। वो आज भी दोनों ही क्षेत्रों में अपने हाथ आजमा रहे हैं। तो बात आज मैं करूँगा राज बब्बर की। 1994 में वे राज्यसभा के सदस्य हो गए थे। उन्होंने शुरुआत तो जनता दल से की थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह की राजनीति के वो बड़े प्रशंसक थे। भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति हो, साफ सुथरी राजनीति हो, इसको लेके उनका अपना एक नज़रिया था। बॉम्बे में विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो पहली रैली हुई थी, उसके कर्ता धर्ताओं में एक वो थे। उसका प्रचार बहुत नहीं हुआ, लेकिन ये सच है कि उस रैली में भीड़ नहीं जुटी होती अगर राज बब्बर नहीं होते। जब वो 1994 में चुने गए, तो लोगों ने माना कि समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह जी ने एक ऐसे आदमी को मौका दिया है जो ईमानदार तो है, लेकिन भीड़ जुटाने की भी काबिलियत उसमें है। क्योंकि तब समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी नहीं हुई थी कि उसको वो सरकार बना चुके थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें लगता था कि उन्हें अभी अपनी जड़ें जमानी है, उन्हें अपनी जड़ें फैलानी है। तो हुआ ये कि राज बब्बर के बारे में अफवाहें उड़ने लगी कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। उस समय आगरा में भगवान शंकर रावत भारतीय जनता पार्टी के एक बेहद अच्छे इंसान एमपी हुआ करते थे। वो पॉलिटिशियन थे, वो हमेशा जनता को लेके साथ चलते थे, और फिर भी उनका जो शुमार था वो ऐसे नेताओं में होता था जो कि बहुत मृदुभाषी और ऐसे थे जो कि विनम्रता जिनका साथ देती थी, पर विनम्रता लोगों को बहुत पसंद नहीं आती। स्ट्रॉन्ग राजनेता लोगों को पसंद आते हैं। आप 1994 से 99 के बीच का टाइम देखिए। देश में उस समय 1994 में नरसिंह राव की सरकार थी, बहुत दल बदल हुआ था, भ्रष्टाचार की बहुत बातें होने लगी थी। गयाराम की सरकारों का दौर आया था, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। ऐसे में जब 1999 के चुनाव होने वाले थे, तो जनता के मन में उन चुनावों से बहुत ज़्यादा आशाएं थी कि एक स्थिर सरकार बनेगी। और आप याद करें, 1999 में उस चुनाव के बाद ही अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। तो स्थिर सरकार, बहुमत संपन्न सरकार भले ही न बन सकी हो, पर लोगों के मन में थी कि अच्छे राजनेता हैं। उसी बीच कुछ लोगों ने राज बब्बर का नाम मुझे सुझाया कि भाई वो कैसे रहेंगे। मैं आगरा में रहता था, मैं पत्रकार था, मैं भी आज तक अच्छी राजनीति का हामी हूँ भारत के एक आम नागरिक के नाते। तो पता नहीं क्या हुआ, किससे राज बब्बर को मेरा नंबर दिया। रात में 11:30 बजे मैं सोने जा रहा था कि अचानक एक फ़ोन आया कि हुजूर नमस्कार। तो मुझे लगा आवाज़ जानी पहचानी है। फिर उन्होंने अपना नाम बोला, तो मैंने कहा, भाई आपका नाम तो मैं बहुत प्रशंसक हूँ आपकी एक्टिंग का, और आपकी आवाज़ को मैं पहचानता हूँ। बात हुई। फिर मैं एक बार मेरा बॉम्बे जाना हुआ, तो उन्होंने मुझे अपने घर पर इन्वाइट किया। मैं उनके घर गया। राजनीति में वो आए या ना आए, चुनावी राजनीति में, उसको लेकर उनके अपने सर्टेन रिजर्वेशंस थे।
मैं उनको कन्विंस नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा उस दिन भी मान्यता था, आज भी मेरी मान्यता है कि ऐसे लोगों को राजनीति करनी चाहिए जो कि जाति पात की राजनीति से ऊपर की कोई बात कर सके। राज बब्बर की जो जाति थी, उस जाति के लोग आगरा में नहीं थे, भले ही वो आगरा के रहने वाले थे। तो वो पहली बार एक ऐसे एमपी होने जा रहे थे जो किसी खास जाति को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। दूसरी बात, उनका एक संघर्षशील युवा का उनका एक तेवर दिखाई पड़ता था राजनीति में। तो ऐसे लोग सियासत में आए तो अच्छा था। आज भी राज बब्बर कहते हैं कि उस शाम जो कि हम लोगों की बातचीत सवेरे 2-2:30 बजे तक चली थी रात के, राज बब्बर एक विनम्र व्यक्ति हैं। वो आज भी कहते हैं कि भाई उस शाम को मैंने पुख्ता निर्णय किया कि मैं चुनावी राजनीति में जाऊंगा। ये उनका बड़प्पन है। खैर वो आगरा आए, आसान नहीं था मामला। भाजपा उभार पर थी, भाजपा के एक तपे तपाए एमपी थे, पूरा संगठन था। समाजवादी पार्टी का बेस वोट बैंक आगरा में नहीं था। राज बब्बर लोगों के घर घर गए। अमिताभ बच्चन एक स्टार के तौर पर आए थे, वो किसी के घर नहीं जाते थे, वो अवतरित होते थे स्टार के तौर पर। सभाओं में भी ऐसे बोलते थे जैसे कि कोई सुपर स्टार बोल रहा है। राज बब्बर आगरा के बच्चे की तरह, आगरा के लड़के की तरह शहर में आए। उन्होंने अपने पुराने दोस्तों का साथ लिया। वो लोगों के घरों में जाके बैठ जाते थे, लेकिन स्टार तो स्टार होता है। एक बार वो मेरे गरीब खाने में भी आए। छोटा सा मेरा फ्लैट था आगरा के संजय प्लेस में, और वहाँ पर वो आए और मैंने देखा कि महिलाओं की भीड़ जुट गई। मेरे उस 3 बेडरूम के फ्लैट में जगह नहीं बची, और एक महिला आई, उसके हाथ में नौजवान बच्ची थी। वो फोटो खिंचाने के लिए उससे अपनी बच्ची, नौजवान नहीं माफ़ कीजिएगा, एक नौजवान महिला आई, उसके हाथ में छोटी सी बच्ची थी, और उसने अपनी बच्ची को बड़ी बेदर्दी से सोफे की ओर फेंका। मैंने उसको लपका कि अरे बच्ची को कुछ हो न जाए। खैर सबको मालूम था राज जीत रहे, राज बब्बर जीते। बाद में भी उन्होंने चुनाव लड़े और जीते। वो 3 बार लोकसभा में रहे, 2 बार राज्यसभा में रहे। इस समय वो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, और कांग्रेस में जो एक असंतुष्टों का जो ग्रुप माना जाता है G23, उसके वो सदस्य बताए जाते हैं। लेकिन राज बब्बर रहे या न रहे, राज बब्बर ने एक विनम्र व्यक्ति के, एक ऐसे व्यक्ति के जो अपनी बात बहुत कायदे से रखता था, जो जात पात को किसी तरीके से आगे नहीं आने देता था, जो सतर्क था, सचेष्ट था। मुझे धूमिल की पंक्तियाँ उनको देखकर याद आती थी, वो आदमी नया है मगर सावधान है। तो सोच समझ के बोलते थे, जहाँ जाते थे लोगों का दिल जीतते थे, लोगों के घरों में खाना खाते थे। उन्होंने एक जगह बनाई, पर राजनीति राजनीति है। बाद में वो समाजवादी पार्टी से निष्कासित किए गए, कांग्रेस के सदस्य बने। आज कांग्रेस में भी उनकी बन नहीं रही है। होता क्या है राजनीति में कि जैसे जैसे सत्ता नायक बड़ा होता जाता है, सुरक्षा के कारणों से उसका घेरा चुस्त होता जाता है। इंदिरा गांधी के वक्त तक सभी पार्टी के नेता बड़ी सहजता और सरलता से लोगों से मिल लेते थे, क्योंकि तब आतंकवाद की ऐसी काली छाया समाजों पर और देशों पर नहीं पड़ी थी। इंदिरा गांधी आतंकवाद का शिकार हुई अपने ही सरकारी आवास में। राजीव गांधी भी भले ही प्रधानमंत्री न रहे हों, आतंकवादी घटना का शिकार हुए। और एसपीजी के गठन के साथ साथ नेताओं की सुरक्षा की जरूरत महसूस हुई। भारत जैसे देश में जिसका एक मुकाम हो, भला कौन चाहेगा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी विशिष्ट नेता की हत्या हो जाए? वो समाज पर बड़ा बुरा असर डालती है। तो सिक्योरिटी ने नेताओं को लोगों से दूर कर दिया। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि ठीक है, जो पदों पे बैठे हुए लोग हैं उन्हें सिक्योरिटी मिले, पर जो जनता के साथ काम करते हैं वो बिना सिक्योरिटी के, बिना किसी बड़े तामझाम के लोगों के बीच में जाए, लोगों में घुले मिले, उनके दुख और दर्द में शरीक हो, उनकी रोजमर्रा की समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सके। राज बब्बर ने ऐसे कोई बहुत बड़े काम आगरा में भले ही न किए हो, पर फिर भी वो जनता के प्रतिनिधि थे, और जनता के प्रतिनिधि होने के नाते आज भी उनका उस शहर में, उस शहर के मुकम्मल बाशिंदे के तौर पर मुकाम है। पर मुझे ऐसा महसूस होता है, मैं आज भी इसका हामी हूँ कि ये ठीक है कि राज बब्बर राजनीति में आए सिनेमा से, पर उन्होंने अलग तरह की सियासत की। बाद में अगर आप देखें तो मनोज तिवारी का मैं नाम लेना चाहूँगा कि मनोज तिवारी भी आए बॉलीवुड सिनेमा से थे। वे बॉलीवुड फिल्मों के अमिताभ बच्चन कहे जाते हैं, लेकिन वो भी आम आदमी के नेता हैं।
वो जैसे राज बब्बर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, वो दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष रहे, वो जहाँ जाते हैं वो भी दिल जीतने की कोशिश करते हैं। उसी तरह रवि किशन भी हैं। यहाँ मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा इन लोगों की समीक्षा करने में। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मैं 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव से भी उम्मीदें यही है, जीते कोई भी, लेकिन वो उत्तर प्रदेश का विकास करे। उत्तर प्रदेश आज की तारीख में बहुत जद्दोजहद का शिकार है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे पास है, लेकिन बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है। और क्या उत्तर प्रदेश अपने बीमारू होने के दुख दर्द को, त्रासदी को और पुराने अभिशाप से इन चुनावों के बाद मुक्ति पा सकेगा? इसी उम्मीद के साथ मैं ये एपिसोड खत्म कर रहा हूँ और अगले एपिसोड में मैं मिलूंगा एक नए किस्से, एक नई शख्सियत या एक नए समीकरण के साथ। अपनी राय देना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।